सबसे हैरानी की बात यह है कि जो सरकार के नुमाइंदे हैं, उनकी तरफ से विपक्षी लोगों से सवाल पूछे जा रहे हैं, आम लोगों से सवाल पूछे जा रहे हैं कि भई आप ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। जबकि जवाब देने का काम सरकार का होता है, सवाल पूछना आम नागरिक का काम है। देखिए, देश में जो माहौल है थोड़ा-सा अफ़रा-तफ़री मची हुई है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि भई क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या किया जाना चाहिए। और सबसे हैरानी की बात ये है कि जो सरकार के नुमाइंदे हैं, उनकी तरफ से विपक्षी लोगों से सवाल पूछे जा रहे हैं, आम लोगों से सवाल पूछे जा रहे हैं कि भई आप ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। जबकि जवाब देने का काम सरकार का होता है, सवाल पूछना आम नागरिक का काम है, विपक्षी पार्टियों का काम है। और जहाँ तक कि किसान आंदोलन की बात है, पूरे देश में इसकी लहर चली हुई है और इसको तोड़ने के लिए, ख़त्म करने के लिए तरह-तरह से प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन कोई सार्थक बातचीत किसानों के साथ होती दिखाई नहीं दे रही है और सरकार किसानों को इस तरीके से पेश कर रही है कि जैसे पता नहीं देश के लिए कितना बड़ा वो एक दुश्मन के रूप में खड़े हैं। क्योंकि मैं उस एरिये में रहता हूँ, वैशाली में, जो कि बिल्कुल गाज़ीपुर बॉर्डर से सटा हुआ है। लगभग 1000 गज़ की दूरी पे मैं रहता हूँ। तो हम वो चीज़ें रोज़ महसूस करते हैं। आम आदमी को कितनी दिक्कत हो रही है, सरकार की तरफ से वहाँ इंटरनेट बंद कर दिया जाता है, टेलीफोन के कनेक्शन इतने लूज़ छोड़े हुए हैं कि वहाँ लाइनें कनेक्ट नहीं होती हैं। बच्चों को पढ़ाई इंटरनेट के ज़रिए आजकल करनी है, डाटा जो है वो चलते नहीं हैं। तमाम फ़ोन कंपनियों के बच्चे इतने परेशान हैं। कोरोना काल के अंदर पिछले लगभग 1 साल से बच्चे घरों में बंद हैं और उसके बाद स्कूल के जो कार्यक्रम हैं उनके उसको जो एक हैवी डाटा चाहिए होता है स्कूल में पढ़ने के लिए। एक आम घर की जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, कोई वो पार्टी से जुड़े हुए लोग नहीं हैं या किसी पार्टी के समर्थक हों इसलिए बोल रहे हैं या वो किसी विपक्षी दल से जुड़े हुए हों। आम बच्चा भी इस बात से बड़ा परेशान रहता है। अब देखिए, मैं खुद बताऊं कि मेरे बच्चों को कई बार जो हमने अपनी 3 मंजिला एक बिल्डिंग बनाई, उसमें कभी सीढ़ियों में बैठ के क्लास करनी पड़ती है, कभी जो है नीचे की मंजिल में जाना पड़ता है, कभी ऊपर की तरफ जाना पड़ता है और कितने गैजेट्स बच्चों को रखने पड़ रहे हैं। फ़ोन भी चलाना पड़ता है, लैपटॉप भी रखना पड़ता है कि भाई वाईफ़ाई का कनेक्शन आ जाएगा तो उससे क्लास अटेंड कर लें, डाटा चलेगा तो फ़ोन से चला लें। तो बहुत बड़ी एक अफ़रा-तफ़री और बहुत ही दिक्कत वाली बातें हैं। फ़ाइनल एग्ज़ाम्स बच्चों के सिर पे हैं, आने-जाने में इतनी दिक्कत है। ये कहा जा रहा है भाई बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे, अब उस एरिये में जहाँ पर ये आंदोलन चल रहे हैं, वहाँ के आस-पास रहने वाले लोग कैसे जाएँगे? सरकार चाहे तो उसका हल निकाले। सरकार ने जो रास्ते आंदोलन की वजह से बंद हैं वो तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी रास्ते आपने बंद कर दिए, तो उससे लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है। लेकिन सरकार को शायद मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ऐसा लग रहा होगा कि भाई लोग परेशान होंगे तो वो किसानों के खिलाफ़ हो जाएँगे, लेकिन ऐसा होता कहीं दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि उनका समर्थन बढ़ता ही जा रहा है। देखिए, हम क्या कहेंगे, सारी दुनिया, एक आम लोग भी सब इस चीज़ को जान रहे हैं, देख रहे हैं। मीडिया के अंदर वो चीज़ें एक ऐसे दबाव में नज़र आ रहा है कहीं न कहीं मीडिया सरकार की तरफ से। पहले मीडिया के लिए जो कुछ किया जाता था, मीडिया की बातों का असर होता था, वो सब कहीं दिखाई नहीं दे रहा है और मीडिया निश्चित रूप से कहीं न कहीं दबाव में नज़र आता है। इस चीज़ को आप देखेंगे, जो विपक्षी दलों के लोग हैं वो बैठते हैं टेलीविज़न चैनल्स पे, तो वो भी इस चीज़ को बोलते हैं, दूसरे लोग आते हैं वो भी इस चीज़ को बोलते हैं और मीडिया को जो भूमिका निभानी चाहिए थी, मुझे लगता है कि वैसी भूमिका मीडिया निभा नहीं पा रहा है। कि मीडिया का काम है आम जनता की समस्याओं को, उसकी दिक्कतों को, परेशानियों को सरकार के सम्मुख लाना और सरकार से उसके हल के बारे में बातचीत करना, सरकार के ऊपर कहीं न कहीं एक दबाव बनाना कि भाई इन चीज़ों को आपको हल करना चाहिए जो जन समस्याएँ हैं। लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है और मीडिया भी हम देखते हैं कि वो सवाल दूसरों से पूछता हुआ नज़र आता है, जबकि सरकार से सवाल पूछे जाने चाहिए। एक बतौर पत्रकार हमारा काम है सरकार से सवाल पूछने का। तो यहाँ पर वो मीडिया की जो भूमिका होनी चाहिए, उससे भी मुझे लगता है कि आम लोग कहीं न कहीं संतुष्ट नहीं हैं कि जिस अग्रेसिव ढंग से मीडिया को सरकार से सवाल पूछने चाहिए थे, वैसे पूछते हुए वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसी भी आंदोलन को ख़त्म करने के लिए उसकी जो जड़ में जाना है कि वो आंदोलन क्यों हो रहा है। हमें ज़रूरत थी उस चीज़ की, उस जड़ को ख़त्म करने की कि भई आंदोलन क्यों हो रहा है, उस चीज़ को हम सुधारें और आंदोलन को ख़त्म करें। लेकिन इसके बजाय उस आंदोलन के अंदर कमियां ढूंढी जा रही हैं कि कैसे यहाँ से कोई इनका कमज़ोर पक्ष मिल जाए, कोई ऐसा बयान इनकी तरफ से मिल जाए या इसमें एक आधे लोग, अगर ऐसे लोग दिख जाएँ तो वहाँ से गड़बड़ हो जाए। मैं आपको बताऊँ कि मैं दक्षिण अफ्रीका में रहा हूँ और दक्षिण अफ्रीका में आज से मतलब 2009 में मैं वहाँ था लास्ट, तो मैंने वहाँ देखा कि लोग रोते थे कि महात्मा गांधी
जिन्होंने वहाँ पर दक्षिण अफ्रीकियों को आंदोलन करना सिखाया। वो कहते हैं कि पहले अंग्रेज़ हमारे पर राज करते थे, तो जो अंग्रेज़ कहते थे हम वो करते थे, हमें ना करने की आदत नहीं थी। लेकिन महात्मा गांधी ने सिखाया कि नहीं, सरकार सत्ता जो कहती है आपको उसका विरोध करना है, जो आपको अपने हित में नहीं लगता उसका आप विरोध कीजिए। और उसके बाद लोगों ने वहाँ पर आंदोलन करना शुरू किया। वो इसके लिए महात्मा गांधी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें सिखाया कि कैसे आंदोलन करना है, कैसे गलत चीज़ों का विरोध करना है, शांतिपूर्ण ढंग से करना है। तो ये जो किसान हमारे हैं, अन्नदाता हैं, वो लोग शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन अपना कर रहे हैं, तो उनकी मांगों को दिन क्यों बिताए जा रहे हैं मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि काफ़ी दिन हो गए, अब लंबा अरसा एक हो गया उनसे बातचीत हुए हुए सरकार की। तो सरकार को चाहिए उनसे जल्द से जल्द यहाँ पर बातचीत करे। सरकार में महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलने वाले लोग, उनकी बातों को मानने का दावा करने वाले लोग बैठे हैं, तो जल्द से जल्द उनसे बात करें ताकि इस आंदोलन को ख़त्म हो और ये किसान अपने खेतों में जाएँ, काम करें। और देखिए ऐसा है कि आपने किसी के लिए कानून बनाया, वो व्यक्ति कह रहे हैं कि कानून हमारे लिए ठीक नहीं है, तो आपको क्या उनकी सुननी पड़ेगी। अब इसमें उलझाया क्या जा रहा है कागज़ों में, कि आप पॉइंट बाय पॉइंट बताइए। अब किसान कितना पढ़ा लिखा है, एक आम किसान के पास जाके अगर आप पूछेंगे भाई पॉइंट दर पॉइंट बताओ कि भाई इसमें कहाँ क्या गड़बड़ी है, क्या काला क्या है इस कानून के अंदर, तो जो किसानों के पढ़े लिखे नुमाइंदे हैं जो उन चीज़ों को समझते हैं वो समझा रहे हैं। लेकिन हर व्यक्ति से पूछा जा रहा भाई आप बताइए इसमें ख़राब क्या चीज़ है, एक एक पॉइंट में, मतलब कि कहीं कोई फंस जाए। मंशा ये है कि आपको कहीं ना कहीं उसमें फांस कर और इन कानूनों को लागू रहने दिया जाए, सबसे बड़ी चीज़ ये है। देखिए, न केवल किसानों को, मैं कहता हूँ पेट्रोल डीजल महंगा होने का मतलब है कि एक आम जो नागरिक है उसके ऊपर उसका सीधा सा असर पड़ रहा है। कोरोना काल के अंदर आदमी बेरोजगारी से, नौकरियां जाने से, कंपनियां के जो मुनाफे कम हुए हैं उसकी वजह से एम्प्लॉइज़ के ऊपर सारा असर पड़ा हुआ है। और इसके ऊपर ये जो पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, ये पर समझिए कि कोड़ में खाज वाली बात है कि सरकार को इस समय चाहिए था कि अपने टैक्सेस कम करके इसको कंट्रोल करते, लेकिन सरकार राज्यों के ऊपर डाल रही है कि भाई राज्य चाहें तो वो कर सकते हैं। भाई केंद्र की सरकार फिर किस लिए, अगर राज्यों के ऊपर ही आपको निर्भर रहना है। राज्य सरकारें भी कहती हैं कि भाई अगर केंद्र अपना कुछ परसेंट कम कर देगा तो उतने परसेंट हम भी कम कर देंगे। तो एक तरह से पिस कौन रहा है? आम आदमी पिस रहा है। किसान पिसेगा कि जिसको डीजल चाहिए, आम आदमी पिसेगा क्योंकि उसकी हर चीज़ पेट्रोल से चलती है। जो भी दुकानदार हैं पेट्रोल से सामान लाते हैं, डीजल में सामान लाते हैं, डीजल के दाम बढ़े तो समझिए आप हर चीज़ के दाम बढ़ जाएंगे और चुकाना किसको पड़ेगा? एक आम आदमी को चुकाना पड़ेगा। सरकार कई बार सरकारी कर्मचारियों का वेतन बढ़ा देती है, ठीक है, लेकिन कितना बड़ा सेक्टर हमारा जो गैर सरकारी उसमें काम करता है, संस्थानों में काम करता है, उसके लिए क्या होगा? उसके लिए कुछ नहीं है, उसको सारी मार ये सब झेलनी है। तो अब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने का मतलब है कि सारी चीज़ें बढ़नी है। और जब ये लोग सत्ता में नहीं थे तो कितना हाहाकार मचाते थे पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर सड़कों पे। अब आम जनता इस चीज़ को समझ रही है, इस चीज़ की मांग भी कर रही है कि भाई वो लोग जो सड़कों पे हाहाकार करते थे वो आज सत्ता में बैठे हुए हैं, मंत्री बने हुए हैं और उनकी तरफ से कोई आवाज़ नहीं उठी। उल्टा इसको सही साबित करने में लगे हुए हैं कि भाई पेट्रोल डीजल से जो दाम बढ़ते हैं वो देश हित में इस्तेमाल हो रहे हैं। अरे भाई, देश की आम जनता को नहीं चाहिए बड़े बड़े स्टेडियम, बड़े बड़े कोई भी आप चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर रोक दीजिए। जब तक आम व्यक्ति को रोटी नहीं मिलेगी, सबसे इम्पॉर्टेंट उसके लिए वो है। मैं क्या करूँगा कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में अगर मान लीजिए मुझे मिले, या एयरपोर्ट बहुत अच्छे हो जाए, नए जहाज़ खरीद लिए जाएँ या नई बसें खरीद ली जाएँ, मेरे लिए वो उतनी उपयोगी नहीं। पहली चीज़ तो आम आदमी की रोटी की समस्या है कि जब तक वो दूर नहीं होगी, अगर रोटी आम आदमी से दूर हो जाएगी तो वो कैसे इन सब चीज़ों का उपयोग करेगा। तो सरकार का ध्यान जो ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ जा रहा है, मुझे लगता है कि पहले आम आदमी को सही ढंग से रोजी रोटी मुहैया कराने की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए था, बेरोज़गारी की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए था। उसके बजाय हर चीज़ देखिए बढ़ती जा रही है, तो इसका बहुत इस देश के अंदर हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि अभी आगे आने वाले समय में क्या होगा। देखिए, इसके बारे में जो मैं सोचता हूँ कि मैं मोदी जी को काफ़ी अरसे से जानता हूँ। जो गुजरात के वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब मैं इसी मोटेरा स्टेडियम में मैच कवर करने के लिए जाया करता था। उन दिनों मैं हिंदुस्तान अखबार में काम किया करता था, तो हम वहाँ देखते थे कि सरदार पटेल मोटेरा स्टेडियम इसका नाम था। अहमदाबाद से कुछ किलोमीटर बाहर साबरमती नदी के किनारे बना हुआ स्टेडियम है, उसको तोड़ के फिर से दोबारा से बनाया गया और इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि मोदी जी का नाम उसमें दे दिया गया। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के नेता पहले इस बात के लिए कांग्रेस को कोसते थे कि भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर स्टेडियम,
राजीव गांधी के नाम पर कितने स्टेडियम, इंदिरा गांधी के नाम पर स्टेडियम। लेकिन ये लोग ये नहीं जानते थे कि इसमें से अधिकांश स्टेडियम जो हैं वो उनके मरने के बाद हुए हैं। और ये 2 देश के ऐसे प्रधानमंत्री हुए, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के, इनकी जब हत्या हुई है उसके बाद ये सारी चीज़ें इनके नाम पर की गई हैं। लोग एग्जाम्पल अभी मैं देख रहा था, कहीं कहीं लिस्ट चला रहे हैं मंत्री लोग कि भाई ऐसा है वैसा है, ये स्टेडियम वो स्टेडियम। दिल्ली में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम है, बड़ा ज़बरदस्त, उसके अंदर कई स्टेडियम छोटे छोटे बने हैं, रेसलिंग का बना हुआ है, साइकिलिंग का बना हुआ है, इंडोर हॉल बने हुए हैं 2। लेकिन इन लोगों को ये नहीं किसी को बता रहे असलियत में कि 1982 में जब एशियन गेम्स थे तब इस स्टेडियम का नाम इंद्रप्रस्थ स्टेडियम था। इंदिरा गांधी स्टेडियम इंदिरा गांधी जी की मृत्यु के बाद हुआ है। और कोई भी लोग अगर स्टेडियम में जाएं तो वो बुनियाद के पत्थर अभी भी लगे हुए वहाँ मिल जाएंगे जिस पे इंद्रप्रस्थ स्टेडियम लिखा हुआ है। तो ये जीते जी नरेंद्र मोदी जी के नाम पे स्टेडियम बना है, हमें इसमें भी कोई आपत्ति नहीं कि भाई आपने बनाया, ठीक है। लेकिन आपकी पार्टी के तमाम लोग जिन चीज़ों के लिए कांग्रेस को कोसते थे वही चीज़ आप कर रहे हैं और उस पर दावा कर रहे हैं कि भाई हमने तो 1.1% एक स्टेडियम का नाम अपने नेता के नाम पर किया, इसमें क्या फ़र्क पड़ गया। लेकिन इसके लिए बड़ी आलोचना हो रही है कि भाई सरदार पटेल का नाम हटा के उस स्टेडियम से नरेंद्र मोदी के नाम वो किया गया। हालांकि नरेंद्र मोदी देश के शायद एकमात्र प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो कि एक क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे। 2009 में वो गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बने थे और उन्होंने गुजरात में क्रिकेट के विकास के लिए कुछ योगदान भी ज़रूर दिया होगा, तो उनके नाम से स्टेडियम बना उसको। लेकिन इसको देखिए कि उसको 24 फरवरी की सुबह तक छुपा के रखा गया, कहीं भी ये डिस्क्लोज़ नहीं था कि भाई इनके नाम पे होगा। और अचानक से खबर आनी शुरू हुई कि भाई नरेंद्र मोदी स्टेडियम इसका नाम रखा जाएगा। तो जिस तरीके से किया गया इसको लेकर थोड़ी आपत्तियाँ हैं। देखिए, अब टूल किट के बारे में कहा जा रहा है कि एक्चुअली क्या आपत्तिजनक चीज़ें थी। देखिए, कोई भी जब आंदोलन होता है उसको चलाने के लिए अगर आप अपील करते हैं कि भाई बड़ी संख्या में पहुंचिए, हर पार्टी करती है। कौन सी ऐसी देश में पार्टी है जो पोस्टर नहीं लगाती, जो बैनर नहीं लगाती। आजकल व्हाट्सएप की राजनीति चलती है, व्हाट्सएप के जरिए अपने समर्थकों को भेजा जाता है। अपने समर्थक क्या जितना मैक्सिमम हो सके उन लोगों तक पहुँचा जाता है। आप कोई भी आंदोलन करते हैं, चाहे वो आप छुप के कर रहे हो, कोई एजिटेशन आपने करना हो, कुछ भी करना हो तो सब डालते हैं। ये कोई देशद्रोह की बात तो है नहीं। आंदोलन चल रहा है, सभी लोग जानते हैं। और किसी भी आंदोलन का जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका समर्थन लिया जाता है कि वहाँ जो देशवासी हैं, जब हमारी किसी मुहिम का पूरी दुनिया में रहने वाले तमाम लोग जो हिंदुस्तानी या गैर हिंदुस्तानी उसका समर्थन करते हैं, तब हम कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब सरकार के खिलाफ वो चीज़ हो जाती है तो सरकार कहती है कि भाई ये विदेशी ताकतें इसमें लगी हुई हैं। तो मुझे लगता है कि अब कोर्ट ने काफ़ी हद तक क्लियर कर दिया है और आने वाले समय में शायद किसी को गिरफ्तार करने से पहले ये सोचा जाएगा कि भाई ये क्यों इस तरह की चीज़ें की जा रही हैं। अब उस बिटिया के साथ जो होना था वो तो हो गया, इतने दिन का जो उसके साथ मानसिक उसको प्रताड़ना मिली और जो जेल जाना पड़ा, एक जेल जाने का दब्बा जो आपके ऊपर लगता है वो आज भी हमारे समाज में विशेषकर जो महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए तो बहुत बड़ा एक बदनुमा दाग की तरह देखा जाता है कि भाई आप जेल गए हैं। तो मुझे लगता है कि इससे सबक लेकर कहीं ना कहीं हमारी पुलिस और दूसरे डिपार्टमेंट इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि भाई अगर आप कोई ऐसी चीज़ डालते हैं जो उसको किस चीज़ को आप देशद्रोह में ले आएंगे, किस चीज़ को आप मान लेंगे कि भाई सरकार का ये विरोध हो रहा है दूसरे विदेशी लोगों के साथ मिलके, तो उसको समझना पड़ेगा और पुलिस को भी इस पर बहुत गौर करना पड़ेगा। जो पुलिस के अधिकारी हैं, हमारा जो गृह मंत्रालय है, उसको भी इस चीज़ पर सोचना होगा। क्योंकि अगर देखिए युवा इन सब चीज़ों के खिलाफ खड़ा हो गया इस देश के अंदर, तो फिर इस सरकार को उखाड़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। क्योंकि युवाओं के अंदर हम देख रहे हैं कि विरोध बढ़ रहा है, क्योंकि एक तो उनको पढ़ाई में दिक्कतें आ रही हैं, रोज़गार उनके लिए उपलब्ध नहीं हो रहा है, और दूसरा फिर इस तरह की गतिविधियों में जब उनको फांसा जाएगा तो कहीं ना कहीं वो हमारे देश का नुकसान है। अब हमें अपनी सरकार नहीं बल्कि देश के हिसाब से सोचना चाहिए कि देश के हम सब नागरिक हैं, अपने देश के नागरिकों के साथ अगर इस तरह का व्यवहार होगा तो कहीं ना कहीं उसका बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा।